जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, अगर आप भी गर्मी से परेशान हो और आप गर्मियों में घूमना जाने चाहते हो तो भारत में गर्मियों में घूमने लायक बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आप गर्मियों में घूमने जा सकते हो। लेकिन उन स्थानों में से एक है मनाली, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मनाली किस तरीके से पहुँच सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में रहो, मैं आपको बताऊँगा आप मनाली कैसे पहुँच सकते हैं। उसके अलावा मनाली में रुकने के लिए हमें क्या क्या व्यवस्था मिल जाती है, हमें मनाली में कहाँ पर रुकने चाहिए, मनाली में हमारे लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मनाली के अंदर हमें कहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए, और बात करेंगे कि अगर हम मनाली जा रहे हैं तो हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना चाहिए जिसके अंदर हम मनाली अच्छे तरीके से कवर कर सकें। और इन सभी के बाद में हम अंत में बात करेंगे कि हमारा सिंगल पर्सन मनाली घूमने का कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप भी मनाली घूमने जाने वाले हैं या मनाली का ट्रिप प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपकी हर छोटी छोटी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। और उसके बाद अगर वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पास में दिए घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही ट्रिप गाइड वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप शिमला भी घूमना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए शिमला पर एक पूरी संपूर्ण यात्रा गाइड वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो गाइड, जैसा कि आपको पता होगा मनाली भारत के अंदर अगर फेमस है तो वो है सिर्फ स्नो एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि मनाली के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो बर्फ़ के समय में हम स्नो में कर सकते हैं। इसीलिए मनाली पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और अगर आपने भी अपने जीवन में अभी तक बर्फ़ नहीं देखी है और आप बर्फ़ देखना चाहते हैं तो आप सीधा मनाली आ सकते हैं। इसके अंदर आपको शिमला जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मनाली आ सकते हैं और बर्फ में आनंद ले सकते हैं। क्योंकि शिमला में बर्फ तो देखने को मिलती है, क्योंकि केवल और केवल 3 महीनों में शिमला के अंदर बर्फ गिरती है, वो भी सिर्फ दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर। इसके अलावा शिमला के अंदर आपको पूरे वर्ष कभी भी बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर पूरे वर्ष नॉर्मल गर्मी के समय में काफी ज्यादा गर्मी भी होती है और सर्दी के 3 महीनों के अंदर सिर्फ बर्फ गिरती है। इसलिए अगर आप बर्फ देखना चाहते हैं, स्नो एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आप सीधा मनाली आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम मनाली कैसे पहुंचे। तो गाइस, मनाली पहुंचने का सबसे आसान तरीका एक ही है, वो है बाय रोड। आप मनाली सिर्फ बाय रोड ही पहुंच सकते हो, क्योंकि मनाली की साइड किसी भी प्रकार की ट्रेन वगैरह नहीं जाती है। अगर बात करें मनाली की शिमला से दूरी, तो शिमला से मनाली की दूरी आती है लगभग 250 किलोमीटर। ये हमारा लगभग 8 से 9 घंटे का रास्ता होता है अगर हम शिमला से मनाली आ रहे हैं तो। शिमला से मनाली का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टर्न देखने को मिलते हैं और बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ भी है जो रोड के किनारे किनारे आपके साथ चलती रहती है। शिमला से मनाली अगर आप आते हो तो आप बाय बस भी आ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई टूर पैकेज कराया हुआ है तो वो आपको अपने आप लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप रास्तों का आनंद लेना चाहते हो, आप ट्रेन्स के आनंद लेना चाहते हो, आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल गाड़ी या अपनी पर्सनल बाइक लेकर भी आ सकते हो। अगर आपके पास आपकी पर्सनल व्हीकल किसी भी प्रकार का नहीं है तो आप शिमला तक किसी भी तरीके से बस से आ जाइए। उसके बाद आपको शिमला में काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाती है जहाँ से आप बाइक, कार जो भी आप चाहो वो आप रेंट पर ले सकते हो। मनाली पहुंचने के आपके पास 2 ऑप्शन। आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं और आप मनाली के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपको भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच, उसके बाद आप दिल्ली जैसे ही आते हो आपको दिल्ली के बस स्टैंड जाना है जो है महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली। वहाँ से आपको मनाली के लिए काफ़ी सारी बसें चलती रहती है जिनकी मदद से आप दिल्ली से मनाली जा सकते हो, जिसके अंदर आपको सेमी स्लीपर और गवर्नमेंट बसें काफ़ी सारी मिल जाती है। यहाँ से आपको मनाली जाने के लिए किसी भी प्रकार की फुल स्लीपर बसें नहीं मिलती, क्योंकि स्लीपर बसें थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है और मनाली एक हिल स्टेशन है जहाँ पर रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते भी आते हैं, जिस कारण वहाँ पर स्लीपर बसें नहीं चलती, क्योंकि स्लीपर बसें काफ़ी हाइट होने के कारण उबड़ खाबड़ खड्डों में जाकर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए आप अगर दिल्ली से मनाली जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट बसें या आपको सेमी स्लीपर बसें मिल जाती है, जिसकी मदद से आप दिल्ली से मनाली जा सकते हो। और अगर मेरी मानो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि दिल्ली से आप सेमी स्लीपर बसों की मदद से मनाली जाइए, क्योंकि वो काफ़ी आपको
कंफर्टेबल रहेगी और काफ़ी लंबा रास्ता होने के कारण आपको उसके अंदर थकान भी महसूस नहीं होगी। और दिल्ली से मनाली पहुंचने के किराए की बात करें तो यहाँ से आपको सेमी स्लीपर बस में अगर आप जाते हो तो उसका किराया लगभग 1200 से लेके 1500 रुपये तक होता है, जो समय के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। तो लगभग आप 1200 रुपये मान के चलिए कि आपकी दिल्ली से आप मनाली तक जाते हो तो सेमी स्लीपर में आपके 1200 रुपये किराया लगने वाला है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट बसों में जाओगे जिसमें हिमाचल रोडवेज या दिल्ली रोडवेज की बसों में आप जाते हो तो उसका किराया आपका थोड़ा कम हो जाता है। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट बसों की बात करें जिसके अंदर हिमाचल रोडवेज आपको मिल जाती है तो हिमाचल रोडवेज बस की मदद से आप जाते हो तो इसका किराया आपका 600 रुपये लगेगा। इसमें आपका किराया तो कम हो जाता है लेकिन आपको उतना कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि एक गवर्नमेंट बसें हैं और आपने अक्सर अपने शहर या अपने गाँव में गवर्नमेंट बसों का सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा गवर्नमेंट बसों की कंडीशन कैसी होती है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर दिल्ली से मनाली जा रहे हो तो आप सेमी स्लीपर बस में जाइए जो कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। और दिल्ली से मनाली पहुंचने का हमें लगभग 13 से 14 घंटे लग जाते हैं बाय बस अगर हम जाते हैं तो। और दिल्ली से मनाली की दूरी की बात करें तो ये लगभग 530 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। और आप सोचोगे कि दिल्ली से मनाली 530 किलोमीटर में 13-14 घंटे कैसे लगेंगे, तो गाइस मनाली पहाड़ियों पर होने के कारण काफ़ी सारे टर्न आते रहते हैं और काफ़ी सारे रास्ते में परेशानियां आती है, जैसे पहाड़ियां खिसक जाती है तो ऊपर से पहाड़ियों के सारे पत्थर सड़क पर आके गिर जाते हैं तो कई बार रास्ता जाम हो जाता है। इस कारण काफ़ी प्रकार की दिक्कतें आती है जिस कारण से आपको लगभग 13-14 घंटे सफ़र के समय लग जाते हैं। तो गाइस पहला ऑप्शन था हमारा मनाली पहुंचने का दिल्ली से मनाली। और वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो हमारा पड़ता है चंडीगढ़ से मनाली। आप भारत के किसी भी राज्य से आ रहे हो, अगर आपको आपके राज्य से आपको चंडीगढ़ आना अधिक आसान लगता है तो आप अपने राज्य से डायरेक्ट चंडीगढ़ आ सकते हैं। चंडीगढ़ जैसे ही आप आते हो उसके बाद आपको जाना है चंडीगढ़ के सेक्टर 13 के बस स्टैंड पर, जहाँ से आपको मनाली के लिए काफ़ी सारी बसें मिल जाती। और वहीं बात करें चंडीगढ़ से मनाली की दूरी तो चंडीगढ़ से मनाली की दूरी पड़ती है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। और वहीं बात करें समय की तो चंडीगढ़ से मनाली पहुँचने में लगभग आपको 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। और चंडीगढ़ से भी अगर आप मनाली जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप रोडवेज बस से मत लेना। अगर यहाँ से भी आप मनाली के लिए निकल रहे हैं तो आप सेमी स्लीपर बसों में ही जाएं क्योंकि वो आपको हमेशा रोडवेज बसों से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। आप पैसे बचाने के पीछे मत भागिए, आप कंफर्टेबल देखिए कि आपको किसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि पैसे बचाने के पीछे भागोगे आप रोडवेज बसों में सफ़र करोगे, आप मनाली तक पहुँचोगे इतने में आप थक जाओगे, आपको एक दिन रेस्ट का देना पड़ेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप सेमी स्लीपर बसों में जाइए जो काफ़ी कंफर्टेबल होगी और आप मनाली पहुंचते ही इधर उधर घूमने के लिए निकल सकते हैं। और वहीं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो, आप चाहे चंडीगढ़ से मनाली जा रहे हो चाहे आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो, तो अपने साथ अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है 4 व्हीलर के अंदर या किसी भी प्रकार के व्हीकल के अंदर, तो आप अपने साथ वोमिटिंग की दवाई साथ जरूर रखना, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा कर्व होने के कारण वोमिटिंग का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करो कि जब भी आप पहाड़ियों पर जा रहे हो, आप बसों में ट्रैवल कर रहे हो तो आप वोमिटिंग की टेबलेट अपने साथ रखें। इसके साथ गाइज जब भी आप मनाली के साइड जाते हो तो आपने नाम सुना होगा एक कुल्लू। तो गाइज कुल्लू और मनाली दोनों अलग अलग जगह है। कुल्लू मनाली से लगभग 30 किलोमीटर पहले आता है और मनाली 30 किलोमीटर बाद में आता है। तो अगर आप कभी भी मनाली के लिए जा रहे हो तो आपको कुल्लू रुकने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल्लू में देखने लायक कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आप अगर कुल्लू घूमना चाहते हो तो वो आप शॉपिंग के लिए घूमना चाहते हो या आप शॉपिंग के लिए घूम सकते हो। इसके अलावा आपको कुल्लू में करने लायक या देखने लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप कभी भी मनाली की साइड घूमने जा रहे हो तो आप कुल्लू को रिजेक्ट कर सकते हो। कुल्लू रुकने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मनाली जा सकते हो। फिर भी अगर आपको शॉपिंग करना चाहते हो तो आप जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से आप पहले कुल्लू के लिए आइए, फिर आप एक दिन कुल्लू के अंदर स्टे कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे मनाली के लिए निकल सकते हो। अगर आप कुल्लू में शॉपिंग की बात करो तो कुल्लू में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है जो है कपड़ों की, जहाँ पर शॉल काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं और जहाँ से पूरे भारत में शॉल ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर आप कुल्लू घूमना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, तो आप कुल्लू से शॉल वगैरह की शॉपिंग कर सकते हो जो आपको सर्दियों में काम आएगी, क्योंकि कुल्लू में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शॉल मिलते हैं और आपको काफ़ी कम बजट में वो शॉल मिल जाते हैं। तो आप अगर कुल्लू रुक रहे हो और शॉपिंग कर रहे हो तो आप कुल्लू से शॉल अवश्य खरीदें। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि मनाली हमें किस समय जाना चाहिए, कौन सा सीज़न मनाली घूमने का बेस्ट रहता है और कब हमें मनाली जाना चाहिए। तो गाइज पहली बात तो ये आती है कि अगर आप गर्मियों के अंदर ठंड से बचने के लिए
गर्मियों के अंदर आप गर्मी से बचने के लिए किधर ही घूमने जाना चाहते हो तो आप मनाली जा सकते हो। पर गाइस गर्मियों के अंदर आपको मनाली में बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, मनाली का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन आपको गर्मियों में बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हो, स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, स्नोफॉल करना चाहते हो तो मनाली आपको जाना चाहिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में। इन 4 मंथ के अंदर आप मनाली घूमने जा सकते हो अगर आप स्नो एडवेंचर करना चाहते हो, स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हो और स्नोफॉल देखना चाहते हो। बाकी मनाली के अंदर आप साल भर में किसी भी समय जा सकते हो। गर्मियों में भी बहुत सारे लोग मनाली घूमने चाहते हैं क्योंकि मनाली काफ़ी ठंडा शहर है, वहाँ पर गर्मी नहीं होती, इसलिए मनाली आप गर्मी में भी घूमने जा सकते हो। और अगर आपको वही बात कि आप स्नो एक्टिविटीज़ या स्नो का आनंद लेना चाहते हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों के अंदर आप मनाली घूमने जाइए। और सबसे ज़्यादा आप ये कोशिश कीजिए कि आप न्यू ईयर पर मनाली बिल्कुल भी घूमने मत जाइए क्योंकि वो मनाली का पीक सीजन होता है। उस समय मनाली के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मनाली के अंदर महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नए साल पर बहुत सारे लोग छुट्टियाँ मनाली के अंदर आते हैं और उस टाइम बर्फ़ भी होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ मनाली के अंदर न्यू ईयर पे हो जाती है। न्यू ईयर को छोड़ के आप नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक, उसके बाद आप 15 जनवरी से लेके फरवरी तक मनाली घूमने जा सकते हो अगर आप एक बजट ट्रिप करना चाहते हो। और अगर आपके पास पैसा आप खुला खर्चा कर सकते हो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी टाइम मनाली में न्यू ईयर के आसपास घूमने जा सकते हो। और अब बात आती है कि हम सर्दियों के अंदर मनाली गए हुए हैं तो हमें बर्फ़ ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी और कहाँ पर हम स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो गाइज इस केस में आपको बर्फ़ देखने को मिलती है रोहतांग पास में, और रोहतांग पास मनाली से लगभग 50 किलोमीटर आगे है, जिसके अंदर हमें हिमालय की और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है 50 किलोमीटर के लिए। रोहतांग पास पहुंचने के लिए भी आप अपनी अगर आप पर्सनल अपना किसी भी प्रकार का व्हीकल लेके आए हुए हो तो आप अपने पर्सनल व्हीकल पर भी जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हो तो थोड़ा वो पर्सनल व्हीकल बड़ा गाड़ी होनी चाहिए। आप एल्टो वगैरह मत लेकर जाइए क्योंकि एल्टो वगैरह सर्दियों के अंदर बर्फ़ के अंदर धंस जाती है, फिर आपके लिए परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाइए और अगर ज़्यादा हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4x4 कोई भी गाड़ी ले जाइए ताकि आपको घूमने फिरने में, इधर उधर आने जाने में बर्फ़ों के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो गाइज आप जब भी रोहतांग पास जाते हो घूमने के लिए तो आपको रोहतांग पास जाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है, जो आप किसी भी सीज़न में चाहिए आपको रोहतांग पास के लिए परमिट कंपलसरी होता है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। और रोहतांग पास आपको रोहतांग जाने के लिए जो परमिट होता है वो आपको मनाली के अंदर मिल जाता है। और ये परमिट इसलिए लिया जाता है क्योंकि रोहतांग पास का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इंडियन आर्मी द्वारा आपका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कौन लोग गए हैं और वो आपका परमिट जब आप वापस आ जाते हो तो वापसी के टाइम भी चेक किया जाता है, तो वो रिकॉर्ड रहता है कि कितने लोग गए हैं, कितने वापस आए हैं। वो आपकी सेफ्टी के लिए परमिट आपको दिया जाता है। और आप जब भी मनाली से रोहतांग जाते हो तो उसके लिए आपसे अलग से, चाहे आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो चाहे आप वहाँ से लोकल टैक्सी में जा रहे हो, आपसे अलग से एक किराया लिया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा जो आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। लेकिन मनाली से आप रोहतांग जाना चाहते हो तो वहाँ से एक हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट बस भी जाती है जिसका किराया लगभग 600 रुपये रहता है, जो आपको मनाली से रोहतांग पास तक छोड़ देती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मनाली में रुकने की। तो गाइस मनाली में रुकने के लिए आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो और जिसका किराया लगभग आपको 1000 से 1500 रुपये के आसपास में आपको सस्ते में कमरा मिल जाता है। अगर महंगे की बात करें तो महंगा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपये तक खर्च कर सकते हो। आप जितने रुपये लगा सकते हो आप उतने रुपये में आपको कमरा मिल जाए। बट नॉर्मली अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हो तो आपको 1000 से लेके 1500 रुपये के अंदर काफ़ी सारे रूम्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो, आप न्यू ईयर के आसपास जा रहे हो तो यही होटल आपको लगभग 1500 से 3000 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। इससे कम में आपको होटल देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर पीक सीजन में काफ़ी न्यू ईयर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो होटलों के रेट भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप बजट ट्रिप यात्रा करना चाहते हो मनाली की तो आप न्यू ईयर पर बिल्कुल भी मत जाइए, आप न्यू ईयर से आगे या पीछे जा सकते हो। और वहीं अगर मनाली के अंदर खाने पीने की बात करें कि हमें किस रेट में खाने पीने को मिल जाता है तो मनाली के अंदर आपको काफ़ी सारे
होटल्स ढाबे मिल जाते हैं जहाँ पर आप थाली सिस्टम आपको मिल जाता है, जिसका खर्चा लगभग एक थाली सिस्टम का रहता है 150 रुपये से लेके 180 रुपये या 200 रुपये तक आपको पर पेट खाना मिल जाता है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी मनाली यात्रा कर रहे हो तो आप कोशिश करो आप हाई फाई ढाबों के अंदर मत जाइए। आप नॉर्मल जो सड़क किनारे ढाबे होते हैं, नॉर्मल ढाबे होते हैं जैसे अपने शहरों में होते हैं, इसके अलावा यार नॉर्मल रोड के ऊपर जो स्टॉल लगी होती है वहाँ पर खाना खाइए, जो आपको लगभग 150 रुपये के अंदर भरपेट आपको खाना मिल जाता है। और वहीं अगर आपको नॉनवेज खाने का शौक है तो वही आपको नॉनवेज भी लगभग 250 रुपये के अंदर थाली सिस्टम मिल जाता है। अब इसके अंदर मैं आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट अलग अलग नहीं बताना चाहता, मैं आपको लंच और डिनर आपको बता दिया कि लगभग आपको 200 रुपये के अंदर आपको भरपेट खाना मिल जाता है। सॉरी, लंच और आपको डिनर का बता दिया। अगर वहीं ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का खाना चाहते हो तो वो आप नॉर्मल सड़कों पर लगी नॉर्मल स्टॉलों पर भी खा सकते हो, जो आपको लगभग 50-60 रुपए के अंदर खाने पीने को ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और मनाली के अंदर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें मनाली का कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना चाहिए। तो गाइस मैं आपको कहता हूँ कि आप कम से कम 3 दिन का मनाली ट्रिप जरूर बना लीजिए, जो आपको मनाली अच्छी तरह से घूमने में सावधानी रहेगी। आप 3 दिन के अंदर मनाली को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। आप अपना शेड्यूल इस तरीके से तय कीजिए कि आप मॉर्निंग के अंदर मनाली के अंदर पहुँच जाए, जिससे आपका फर्स्ट डे आपको पूरा दिन घूमने के लिए मिल जाए और आप पूरे दिन आसानी से घूम सको, जिसके अंदर आप एक दिन फर्स्ट डे आप दे सकते हो मनाली की लोकल साइट्स को। तो मनाली के अंदर काफ़ी सारी लोकल साइट्स है, वहाँ पर घूम सकते हो। और इसके अलावा 2 दिन एक दिन आप सोलांग वैली में और एक दिन आप रोहतांग पास को दे सकते हो, जिससे आपके 3 दिन में आपकी मनाली कंप्लीट पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो गाइस हमारा सोलांग वैली स्नो के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चारों तरफ आप जिधर भी देखोगे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर आपको चारों तरफ देवदार के पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप दूसरा सोलांग वैली के अंदर व्यास नदी के ऊपर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग करने की भी व्यवस्था मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पर आपको स्नो स्कूटरिंग भी करने की सुविधा मिल जाती है। अगर आप आइस स्केटिंग करना चाहते हो तो आप सोलांग वैली के अंदर आइस स्केटिंग भी कर सकते हो। और मनाली से आपका सोलांग वैली लगभग 14 किलोमीटर पड़ता है और ये सारी एक्टिविटीज़ आप सोलांग वैली के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हो। और जब भी आप मनाली जाते हो तो आप कोशिश करो आप कम से कम एक दिन सोलांग वैली को जरूर दें, ताकि आप सोलांग वैली के भी नज़ारे ले सकें। और गाइस अगर आप सोलांग वैली तक जाने की बात करें तो सोलांग वैली जाने के लिए आपको जहाँ पर सोलांग वैली स्थित है उससे 2.5 किलोमीटर पहले तक रोड समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपको 2.5 किलोमीटर की जो ट्रैक होता है वो आपको वहाँ पर करना पड़ता है मोटर बाइक के ऊपर। वहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल आप गाड़ी या बाइक नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अगर सड़क ही नहीं होती, इसके लिए आपको वहाँ से 2.5 किलोमीटर का जो ट्रैक होता है वो मोटर बाइक पर कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके अंदर मोटर बाइक के ऊपर एक ड्राइवर होता है, इसके साथ उसके पीछे बैठने की 2 पैसेंजर की जगह होती है, जहाँ पर आप 2 लोग बैठकर सोलांग वैली तक जा सकते हो। और मोटर बाइक वाला आपसे सिंगल पर्सन के 1000 रुपये चार्ज करता है, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप बार्गेनिंग करवा कर 700-800 तक भी बार्गेनिंग कर सकते हो और लगभग मोटर बाइक वाले 700-800 में मान जाते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हमें मनाली में कहाँ पर घूमना है। तो गाइस आपने नाम सुना होगा मनाली के अंदर सबसे फेमस है माल रोड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा लोग माल रोड घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा फास्ट फूड जंक फूड आप जो भी खाना चाहो आपको खाने पीने की एक से एक चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पर हैंडक्राफ्ट मार्केट भी है, जहाँ से आप कपड़े वगैरह आप सर्दियों के कपड़े वगैरह खरीद सकते हो, जो कि आपको काफ़ी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। वहीं मनाली के पास मनाली से थोड़ी सी दूरी के ऊपर हमारा स्थित है हिडिंबा टेम्पल, और यह यहाँ पर हिडिंबा माता का मंदिर है, जो महाभारत के अंदर हमारे भीम थे उनकी पत्नी को हिडिंबा कहा जाता था और उनका मंदिर ही यहाँ पर बना हुआ है, जिसे हिडिंबा मंदिर के हिडिंबा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा आता है विशिष्ट टेम्पल। विशिष्ट टेम्पल एक मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, जिसके अंदर हर समय गर्म पानी आता रहता है और जाता रहता है। इसमें पानी कभी भी ठंडा नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी सर्दी के अंदर आ रहे हो, इसके अंदर आपको हमेशा गर्म पानी ही मिलेगा, जिसके अंदर आप स्नान कर सकते हो और यह पानी जमीन से निकलता रहता है। लेकिन अगर आप भारत के साउथ इलाके से आ रहे हैं, साउथ साइड से आ रहे हैं, तो आप इसके अंदर नहा नहीं सकोगे, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो आप सिर्फ वहाँ पर बैठ के आराम से देख सकते हो और आनंद ले सकते हो। तो गाइस ये हो गए हमारे मनाली के अंदर 2 दिन। एक दिन में आप मनाली के जो लोकल साइट्स है वो कवर कर सकते हो और दूसरे दिन आप सोलांग वैली को दे सकते हो और आप तीसरे दिन खारदुंगला पास जा सकते हो, रोहतांग पास जा सकते हो।
लेकिन मैं रोहतांग पास के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हम मनाली से रोहतांग पास की, जिसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको तीसरे दिन की एक्टिविटीज़ नहीं बता रहा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि तीसरा दिन आप रोहतांग पास को दे सकते हो। तो गाइस ये टोटल वीडियो थी एक मनाली बजट ट्रिप यात्रा थी। यहाँ पर आप मनाली को 3 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से घूम सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से घूमोगे तो आपका बजट बहुत ही कम आने वाला है और आप बड़ी आसानी से मनाली को घूम सकते हो। लेकिन एक बात फिर से बता रहा हूँ कि आप कभी भी मनाली जा रहे हो तो आप न्यू ईयर के आसपास मत जाइए, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपका बजट, अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे तो आपका बजट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, फिर आप कमेंट के अंदर मेरे को गालियाँ दोगे। तो कोशिश आप यही करना कि आप नवंबर में और 15 दिसंबर तक, इसके बाद आप 15 जनवरी के बाद फरवरी तक आप मनाली घूमने जा सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं लास्ट में बजट की, कि हमारा कितना बजट मनाली घूमने का आएगा। इसके अंदर हम किसी भी प्रकार के आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसके पास बजट है तो ही वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेगा, अगर उसके पास बजट नहीं है तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। और ना ही इसके अंदर हम आपकी किसी भी प्रकार की शॉपिंग को इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का स्मोक या ड्रिंक करते हो तो उसका खर्चा भी हम इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहे हैं। वो आपके सभी एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो आप उनको अलग से अपना बजट, उन खर्चों का अलग से बना के लाइए। इन सभी खर्चों को छोड़ के इसके अलावा अगर आप मनाली बजट ट्रिप यात्रा करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए आपका इनके अलावा बाकी सभी चीज़ें आप जो भी करते हैं, किधर घूमने जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, खाने पीने की सुविधा, सभी चीज़ों को मिलाकर अगर आप सिंगल पर्सन की बात करें तो सिंगल पर्सन का खर्चा आता है 5,000 रुपये लगभग। आप 5,000 के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से मनाली को घूम सकते हैं, मनाली कवर कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 2 लोग घूमने जा रहे हो, आप कपल में घूमने जा रहे हो या आप फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, तो आपका खर्चा सिंगल पर्सन का मान के चलिए 3,000 से 3,500 रुपये तक आएगा, क्योंकि उस केस के अंदर आपका काफ़ी जगहों पर रूम का खर्चा पर्सनली है ही है, जो आपका सेपरेट हो जाएगा, 2 हिस्सों में आ जाएगा। अगर आप 1500 का भी रूम लेते हो सिंगल पर्सन के लिए तो वही आपको वही रूम 2 लोगों के लिए भी 1500 में मिलेगा, जो आपको 750 2 हिस्सों में हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 2 लोग घूमने जा रहे हो तो आपका खर्चा सिंगल पर्सन 3,000 से 3,500 रुपये के बीच में आने वाला है। तो बस कैसे ये थी वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा आप किस स्थान पर ट्रिप गाइड वीडियो चाहते हो वो भी आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आप जिस भी स्थान पर बताओगे मैं आने वाली वीडियो उसी स्थान पर बना दूंगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।